नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज एडू चैनल में। आप लोग घर पे होंगे, घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना काल में इसका जो दूसरी लहर है बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन। एक चीज और हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, आप लोग का हम जिस उद्देश्य से ये इनिशिएटिव चलाए थे कि वो गरीब छात्र छात्राएं तक के हमारा वीडियो पहुंचेगा, जरूरतमंद छात्र छात्राओं तक के हमारा वीडियो पहुंचेगा, उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो जो भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हम में कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, तो वो दिक्कत को बताइएगा ना, तब ना उसको हम पूरा कर पाएंगे कि क्या कमी है भाई, क्या हमको वो चीज नहीं करना चाहिए। और रिस्पॉन्स नहीं मिलने का मतलब है ना व्यू होता है, ना कुछ आप लोग पूछते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जितना चीज बताता हूँगा वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाता होगा। तो जो कमियां हैं वो आप हमको बताइएगा ना। लेकिन देखिए, एक चीज और सबसे बड़ा बात है कि एक चीज सही कहा गया है कि फ्री में कोई चीज मिलता है ना, तो लोग उसका अहमियत नहीं देते हैं। और आप लोग को फ्री में ही ये चीज मिल रहा है। जब एक समय आएगा कि आप में मैच्योरिटी आ जाएगी ना, इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जीएस थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तब आपको पश्चाताप होगा कि अरे यार, ये तो यूट्यूब पर हमको फ्री में ही मिल रहा था। तो आप कहिएगा कि सर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम आपका इनिशिएटिव में क्या पार्टिसिपेट करेंगे, क्या सहयोग करेंगे। अरे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, आप मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब उस पर रखे हुए हैं एप्लीकेशन, मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा, टेलीग्राम नहीं होगा। जितना बन पड़ता है उतने लोगों के पास में वीडियो पहुंचाने का कार्य कीजिए ना। आप हमें रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा, हमें तो वो हमें एनर्जी कैसे मिलेगा। ये हमें ऐसा थोड़ी है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूं, ये तो मुझे तो आता ही है। अब इतना मेहनत करके हम लिखते हैं, उसके बाद में अपना नेट अपलोड करते हैं, मेरा नेट का डाटा जाता है और उसका कुछ मतलब, अरे थोड़ा भी तो मतलब हमें भी तो एनर्जी और फ्यूल चाहिए ना। और वो एनर्जी और फ्यूल जो है आपका रिस्पॉन्स से आएगा। अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, मेरा समझाने का वे जो है वो गलत है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। तो चलिए आगे चलते। एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूं, मैं जीएस का जितना भी कक्षाएं लूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ना कि मेरा जीएस का वीडियो देखने के बाद में अगर प्रश्न एग्जाम में छूटेगा ना, पास होने से अगर ज्यादा मतलब कि मार्क्स, मतलब मेरा जीएस पढ़े हुए से अगर एग्जाम में कोई पास नहीं कर पाएगा, मेरा सेट प्रैक्टिस करवाने के बाद एग्जाम में कोई पास नहीं करवाएगा, चाहे वो पीसीएस स्तर का रहे या ग्रेजुएशन स्तर का रहे, मैं सिर्फ जीएस का बीड़ा उठाया हूं। और वो कोई कमी होगा ना, तब फिर आप हमको कहिएगा कि वाह सर, आप तो लंबा लंबा हाँक दिए थे और आपका बताया हुआ क्वेश्चन ही नहीं आता है। मैं हड़प्पा सभ्यता आप लोग को खत्म किया हूं ना, हम पूरा डीपली नहीं बताए हैं, लेकिन जो एग्जाम का पूछने का ट्रेंड है, किसी कोचिंग संस्थान का मटेरियल और सेट में है, हो सकता है कि आपको कम नंबर आएगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है प्रश्न, वो आप सेट हमको दिखाइए, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ या जो आगे आने वाला एग्जाम होगा उसमें रखे रहिए मेरा नोट्स हड़प्पा वाला, और फिर देखिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एग्जाम में आएगा मैं आप लोग को सफिशिएंट बता रहा हूं, और इजी लैंग्वेज में, नो बुकीज लैंग्वेज, बुकीज भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे इस बात को केयर कीजिए और थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। चलते हैं आगे। तो आज का कक्षाएं में हम लोग जो है बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। देखिए, हम फालतू चीज कुछ नहीं बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे। और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था बता रहे हैं ना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है और पूछे हुए हैं, हम वो आपको सेट प्रैक्टिस लूसेंट और क्रोन का करवाएंगे, उसमें हम दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। और आज राष्ट्रीय आय भी जो है, आज उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता यह है कि यह अर्थव्यवस्था जो है ना, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? विकासशील अवस्था में है ना। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, कैसा अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्या है भाई? यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था के प्रकार में, लेकिन
ये 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों के कारण पूंजीवादी रुझान वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसा मिश्रित अवस्था है भाई? तो पूंजीवादी रुझान वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा है, यह एक असंतुलित अर्थव्यवस्था है। असंतुलित कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ असंतुलन जो है ना आय की असमानता के कारण आता है। और यह आय का असमानता हमको कहां देखने का मिलता है भाई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और सभी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी पूरा भारत का भौगोलिक सीमा जहां तक है ना, उन सभी जगह आय की असमानता हमें देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग, मतलब पूरा विश्व का जितना है ना, जैसे कहा जाता है ना कि 1/3 भाग में है जो पानी है और बाकी 1 भाग जो बचा हुआ है उस पर स्थल है। तो भारत ने पूरे विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है ना भारत के पास में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है कि पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है भारत के पास में है, तो 2.4%। और लेकिन इसके पास में पूरा विश्व के जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या जो है ना भारत में निवास करता है। और यह जो जनसंख्या है ना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हो गया भाई? तो एक विशेषता हो गया। फिर पांचवा है कि विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। आपको बताए थे ना कि विश्व बैंक जो है 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था में बांटता है। एक निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर एक निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर एक उच्च मध्य आय वाली अवस्था और फिर एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो भारत को किस कैटेगरी में रखा था भाई? तो भारत को रखा था निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में। और 2016 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का प्रति व्यक्ति आय $1709.4 है। ये भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विशेषता भी है। फिर है अगला कि गरीबी की उपस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। सी रंगराजन समिति के अनुसार आज भी भारत के 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। किसके अनुसार भाई? तो सी रंगराजन कमेटी। ये जो सी रंगराजन समिति है ना, जो गरीबी के मूल्यांकन के लिए गठित किया गया था, प्रश्न पूछता भी है इकोनॉमिक्स में कि सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से आपका संबंधित है। फिर आगे चलते हैं तो सी रंगराजन समिति के अनुसार आज भी भारत के 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण का अभाव, भारत में औद्योगिकरण का विकास कहां सही से हुआ है? तो औद्योगिकरण का अभाव, यातायात एवं संचार साधनों की कमी, यातायात एवं संचार साधनों की रोड है, सड़क है भारत में, वो सभी तो अर्थव्यवस्था में कमी ही है ना, वही विशेषता है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, उसके बाद पूंजी का अभाव, उच्च बेरोजगारी दर इत्यादि इसके मुख्य विशेषताएं हैं। ये जो छठा लाइन है ना, इसको बढ़िया से याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त यहाँ औद्योगिकरण का अभाव है। पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है, तो इसमें औद्योगिकरण का अभाव है, यातायात एवं संचार साधनों की कमी है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, पूंजी का अभाव है, उच्च बेरोजगारी दर है। इसके मुख्य जो है क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, ये चीज पूरा बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए और आपको हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। अब राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी हो गया, उसके बाद में आपका बजट हो गया। तो एक चीज और बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है ना जो सबको पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग, जो सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन, उनको पढ़ना चाहिए। कारण कि पेपर में न्यूज वगैरह आप पढ़ते होंगे, आयात शब्द आता है, निर्यात शब्द आता है, उसके बाद में पेपर में पढ़िएगा शून्यकाल संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है। उसके बाद आप देखते होंगे कि संसद जो है एक दूसरे संसद को जो है, मतलब एक एमपी दूसरे एमपी को जो है गाली गलौज कर देता है, अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो उनमें कोई सरकार एक्शन नहीं लेता है। लेकिन हम लोग आम नागरिक कर देता है तो उसमें जो है जो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। तो वो संसद का क्या अधिकार है, हमारा नागरिक होने के नाते क्या अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी आम लोग, आम पब्लिक जो हो गया, उसको इकोनॉमिक्स ना और
ये आपका पॉलिटी एक बार थोड़ा समझना चाहिए, समझने से ना उनका जीवन आसान हो जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होता होगा ना, कहीं पर तूफान आ गया, बाढ़ आ गया तो समझ में आता होगा क्योंकि वो दैनिक जीवन का भाषा होता है। लेकिन बहुत ऐसा टर्मिनोलॉजी जो होता है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का उनको बिना पढ़े या समझे हुए नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ एक चीज और है, अगर हमारा वीडियो देख लेंगे ना उनको पूरा बढ़िया से समझ आएगा, क्योंकि हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जीएस का फुल सिलेबस के कवर करेंगे, तो पॉलिटी भी तो बता ही देंगे ना। तो चलिए आगे अर्थव्यवस्था के अब जो टॉपिक बताएंगे ये सब तो हो गया जो सबको ही बनाता है। मेन कॉन्सेप्चुअल फंसता है कहां पे, राष्ट्रीय आय में फंसेगा और बजट में फंसेगा, उसका स्टॉक शेयर वगैरह। मतलब अब जो आगे का चैप्टर हम बताएंगे ना पूरा बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। तो हम राष्ट्रीय आय में चलेंगे। तो आज राष्ट्रीय आय शुरू नहीं करेंगे, बस 4 चीज राष्ट्रीय आय के बारे में बताएंगे, समझते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु होता है और अंतिम वस्तु होता है। मध्यवर्ती वस्तु वैसा वस्तु जिसका प्रयोग आगे अन्य वस्तु का उत्पादन में किया जा सकता है, और अंतिम वस्तु हुआ वैसा वस्तु जिसका उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। देखिए ये तो हुआ परिभाषा, एग्जाम में आएगा तो इस परिभाषा को लिख के आप आइएगा। लेकिन अब मेरा परिभाषा आप सुनिए, मध्यवर्ती वस्तु किसको कहता है और अंतिम वस्तु किसको कहता है। मान लिया जाए कि आप पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं, खाते ही होंगे, खाए ही होंगे, या नहीं खाए होंगे तो नाम तो जरूर सुने होंगे। तो पार्ले जी वस्तु बनाने वाला एक फैक्ट्री है, ध्यान से समझिएगा। एक फैक्ट्री है जो पार्ले जी बिस्कुट का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है भाई, तो बिस्कुट बनाता है। कौन बिस्कुट, तो पार्ले जी। तो मानते हैं कि वो एक साल में 1000 पार्ले जी का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब कोई कंपनी है जो पार्ले जी बिस्कुट बनाता है और एक साल में कितना बिस्कुट का निर्माण करता है हर साल। मतलब 2019 में भी उसने 1000 बिस्कुट का निर्माण किया, 2020 में भी 1000 बिस्कुट का निर्माण किया, अब 2021 में भी जो है ना वो 1000 बिस्कुट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अगर वो आपसे हम पूछें कि पार्ले जी कंपनी जो है हर साल कितना वस्तु का निर्माण करता है, तो आप बोलिएगा भैया सर 1000 बिस्कुट का निर्माण करता है, 1000 पैकेट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो 1000 बिस्किट का पैकेजिंग होता है वो एक साल में करता है, और उसके बाद में 1000 एकमा बिस्कुट भी करता है, पैक नहीं करता है ना। मतलब पार्ले जी कंपनी जो है एक साल में 1000 वस्तु का प्रोडक्शन करता है और उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो बंद कर देता है। तो यही जो 1000 आपका है ना, 1000 यही हुआ अंतिम वस्तु। समझ गए। अब देखिए, मतलब 1001 भी किसी कंपनी के द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तु, मतलब कि उसके बाद उस साल में उस कंपनी में और बिस्कुट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, वही उस कंपनी के लिए अंतिम वस्तु होगा। अब अंतिम वस्तु समझ गए। अब समझिए मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब यह हुआ कि पार्ले जी 1000 हर साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अब मानते हैं कि 2019 में जो है हम उसके पास में जून जुलाई में गए, अब पूछे कि कंपनी का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हमको कोई उसका स्टाफ बताया कि 700 पैकेट बना है। तो हम समझ जाएंगे कि कंपनी तो 1000 वस्तु का प्रोडक्शन करता था और अभी 700 ही किया है, मतलब 300 वस्तु का प्रोडक्शन यानी 300 पैकेट पार्ले जी अभी और बनाएगा। नहीं समझे। चलिए फिर समझते हैं अगला एग्जांपल से। हम मान लें कि उस कंपनी में 2020 में गए अगस्त महीना में। ठीक है, तो अगस्त महीना में गया, उसका स्टाफ से पूछा अरे बताओ कि अभी कितना पार्ले जी पैकेट बना है इस कंपनी में। तो उसका स्टाफ बताया सर 850 पैकेट बन गया है। तो हम समझ जाएंगे कि अरे ये कंपनी तो है हर साल 1000 पैकेट का प्रोडक्शन करता था और अभी जो है ये 850 पैकेट ही बनाया है, मतलब अभी भी कंपनी जो है बिस्कुट जो है 150 पैकेट बिस्कुट और बनाएगा। समझ गए ना। तो कहने का मतलब हुआ मध्यवर्ती वस्तु कि किसी भी कंपनी के द्वारा अभी जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उस वस्तु के बाद और किया जाएगा। माने 850 अगस्त महीना में 2020 में पार्ले जी कंपनी में बिस्कुट का पैकेट तैयार था, लेकिन 850 के बाद भी जो है
कंपनी का प्रोडक्शन होगा, यानी वही हुआ मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब आशय यह हुआ कि उस कंपनी का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है उस साल के लिए, अभी कंपनी जो है और वस्तुओं का उत्पादन करेगा। और अंतिम वस्तु का मतलब हुआ कि कह दी कि किसी साल के लिए किसी कंपनी का अंतिम वस्तु ये है, तो अंतिम वस्तु का तात्पर्य हुआ कि अब उस कंपनी का जो है वस्तु का प्रोडक्शन जो है बंद हो गया है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। यह संस्था का स्थापना 1982 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जमैका है और ये जो है आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम सुने होंगे, जिसका मुख्यालय आपका द हेग में है ना। तो इसी संस्था का अंग है आपका अनक्लॉज। अब ये करता क्या है, जो अभी हम आपको बताएंगे, जैसे किसी देश की सीमा का निर्धारण जो है ना, यही अनक्लॉज करता है। किसी देश के सीमा जो विवाद होता है उसका निपटारा भी जो है ना, यही अनक्लॉज करता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताते हैं, जैसे अब यहां पर समझिए, हम जो समझाते हैं, मान लिया जाए कि कोई देश का ऐसे करके नक्शा है, ठीक है। किसी देश का नक्शा हो गया। ये नक्शा जो है स्थलीय मार्ग है, ये जो है ना यहां तक के जो है स्थल है। अब यहां के बाद जो है पानी आ जाता है, ये सब जो है आपका पानी है, ठीक है। समझ गए क्या बोले? हम बोले कि ये देश है और इस देश के चारों तरफ जो है ब्लैक से जो डॉट किए हैं जो पानी है। तो ये जो पानी है ना, और ये जो स्थल हो गया, यानी इस देश का ये जो स्थल हुआ इसका क्षेत्रफल होगा, और इस देश के ये जो स्थलीय ये जो सीमा हुआ, ये सीमा, इस स्थलीय सीमा को जो है ना, इस स्थलीय सीमा को भौगोलिक सीमा कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमारा ज्योग्राफिकल एरिया हो गया ये, समझ गए ना। अब आगे देखते हैं, यह स्थलीय सीमा हम समझ गए। अब इस देश के इस समुद्र में आगे की ओर बढ़ेंगे, चाहे इन्ने से बढ़े, इन्ने से बढ़े, इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, जिधर से आपको जाना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कहीं भी जाइए। तो हम इधर की ओर चलते हैं, तब इधर ऐसे करके जाएं, यहां पर स्टॉप हो गए, ये वो लाइन ले लिए। अब यहां से आए, फिर वो ये लाइन ले लिए, और फिर इतना आगे आए, फिर ये लाइन ले लिए, 3 लाइन लिए। तो एक चीज बताते हैं, समुद्र में जो एरिया नापा, जैसे रोड पर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रोड का लंबाई किससे नापते हैं? किलोमीटर से। तो वैसे ही समुद्र में जब जाते हैं ना, तो समुद्र में कितना दूरी का यात्रा किए हैं, जो नॉटिकल माइल से निकाला जाता है। और एक नॉटिकल माइल में जो है आपका 1852 मीटर होता है, ठीक है। यानी समुद्र में अगर हम कोई नाव चलेगा तो नॉटिकल माइल पर घंटा के हिसाब से चलेगा। तो अब जो है आप नॉटिकल माइल समझ गए, एक नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है। आप भौगोलिक सीमा समझ गए, भौगोलिक सीमा का मतलब मट्टी वाला जो एरिया हो गया, और जस्ट उसका पानी वाला एरिया शुरू हुआ, उसमें कौन कौन सीमा आता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो भौगोलिक एरिया है, मान लिया यहां तक भौगोलिक एरिया हमारा हो गया, तो ये जो भौगोलिक एरिया हो गया, और इसके बाद हम समुद्र में जो है 12 नॉटिकल माइल तक के आगे गए। तो 12 नॉटिकल माइल तक के जो हम आगे जाएंगे ना, ये हमारा जो हुआ घरेलू सीमा हुआ। कौन सीमा हुआ? हमारा ये जो एरिया है, ये जो एरिया हो गया हमारा, ये यहां तक के घरेलू सीमा हो गया, ठीक है। अब 12 नॉटिकल माइल हम गए, कहां से गए? तो अपना भौगोलिक सीमा से गए। तो ये हमारा 12 नॉटिकल माइल तक के हो गया।
कौन सीमा भाई? तो घरेलू सीमा। अब यहां से हम फिर गए 24 नॉटिकल माइल, मतलब यहां से गए 12 नॉटिकल माइल और यहां से दूरी तय करेंगे तो हम मतलब यहां से हो गया 12 नॉटिकल माइल और नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 24 नॉटिकल माइल। तो ये जो सीमा हो गया ना हमारा जो है कॉन्टिजियस सीमा हो गया। कौन सीमा हो गया? हमारा कॉन्टिजियस सीमा हो गया। ठीक है, कॉन्टिजियस सीमा हमारा हो गया। तो इस सीमा को जो है हमारा क्या कहते हैं? कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। अब फिर भौगोलिक सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक के जो जाएगा वो उसको कहते हैं EEZ। तो यहां पर समझ जाइए कि घरेलू सीमा कहेंगे भौगोलिक सीमा अब प्लस 12 नॉटिकल माइल, अब कॉन्टिजियस जोन कहेंगे भौगोलिक सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक के गए थे और फिर 12 नॉटिकल माइल तक के गए थे। तो भौगोलिक सीमा प्लस 12 नॉटिकल माइल को हम लोग कहेंगे घरेलू सीमा और घरेलू सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक के आगे जाएंगे उसको कहेंगे कॉन्टिजियस जोन। और अनन्य आर्थिक जोन एक होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो है हमारा घरेलू सीमा से 200 नॉटिकल माइल आगे तक के जाएंगे तो ये हमारा EEZ होता है। अब देखिए कि हमारा अधिकार क्षेत्र में कौन आएगा समुद्र में? का हमारा पूरा समुद्र 200 नॉटिकल माइल तक के आएगा अधिकार में? नहीं आएगा अधिकार में। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया हुआ हमारा घरेलू सीमा, ये हमारा बाप का बपौती है। मतलब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, किसी की औकात नहीं है कि हमको इसके बारे में कुछ कहे। हम यहाँ के पानी सुखा दें या और यहाँ ला के पानी डाल दें, यहाँ हगे मुते खाएं पिए सूते, किसी को बोलने का औकात नहीं है, चूंकि ये मेरा घरेलू सीमा है। तो इस सीमा में जो है ना हम नाव रख सकते हैं, जहाज रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं स्थिर रूप से, मतलब रुका हुआ। हम यहाँ पर जो है कुछ बेस भी बना सकते हैं। तो ये हम घरेलू सीमा में करेंगे। और घरेलू सीमा से 12 नॉटिकल माइल का जो जोन है कॉन्टिजियस जोन, जिसको संक्रामक जोन कहते हैं, ये भी क्षेत्र हमारा ही है। ये क्षेत्र में भी किसी का औकात नहीं है कि आके कोई आके बिना मेरा परमिशन के चल देगा। इस एरिया से मतलब कॉन्टिजियस जोन में अगर कोई नाव जाता है, कोई पोत जाता है, कोई जहाज जाता है तो हमें टैक्स देगा। कोई मछली पकड़ने नहीं आ सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि कॉन्टिजियस जोन में आप रुक नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि भारत का ये जो है क्षेत्र ये कॉन्टिजियस जोन है तो भारत जो है यहाँ पर अपना नाई नहीं रोक सकता है। तो कहिएगा आप कि इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? तो इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर रुकल रहेंगे हम अपना घरेलू सीमा में और दूरबीन लेके देखित रहेंगे कि हम कॉन्टिजियस जोन में कोई दूसरा आदमी कहाँ जा रहा है। अब मान लिया जाए कि यहाँ से कोई आदमी जो है बिना हमको सूचना दिए हुए यहाँ से पार कर रहा है और हम यहाँ पर जहाज लगाए हुए हैं, जहाज से यहाँ जाएंगे और इसको धर के लेके आ जाएंगे, बोलेंगे रे ये हमारा क्षेत्र था। मतलब कि आप मूवमेंट कर सकते हैं कॉन्टिजियस जोन में। आप कॉन्टिजियस जोन में मछली पकड़ के तुरते लेके आ जाइए। कॉन्टिजियस जोन से कोई जा रहा है तो आप जो है पानी में जाने आवागमन टैक्स ले सकते हैं। बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता है। उस एरिया में समुद्र के नीचे कोई खुदाई नहीं कर सकता है, वो आपका क्षेत्र है। लेकिन आप वहां पर वैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो स्थिर रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्टिजियस जोन। समझ में आ गया? संक्रामक एरिया। अब EEZ के मतलब समझते हैं। मतलब हुआ कि कॉन्टिजियस जोन के बाद वाला और घरेलू सीमा से आपका भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल माइल जो है आपका अनन्य आर्थिक जोन आता है। इस जोन में मतलब कॉन्टिजियस जोन से जो आगे वाला जो जोन है मतलब 200 में घटा दीजिए ना 24 है तो कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका 9 में से 2 गया 7, यानी 176 नॉटिकल माइल। ये आ गया आपका इस एरिया का दूरी। तो 176 नॉटिकल माइल का एरिया हो गया ना, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जाके मछली पकड़ सकते हैं
इस जगह पर जाके आप रिसर्च कर सकते हैं ईईजेड में। लेकिन हो सकता है कि आपका ईईजेड में आता है, अनन्य आर्थिक जोन में आता है, तो कोई और देश का भी ये आता होगा, तो उसको आप मना न कीजिएगा। मगर आप ही मछली पकड़िए, अब बगल में पता चलेगा कि पाकिस्तान का ईईजेड है तो वो बैठ के मछली पकड़ेगा, ओकर बगल में पता चलेगा कि बांग्लादेश की ईईजेड है तो वो मछली पकड़ेगा। नहीं समझे? मतलब ईईजेड में सभी का अधिकार है। यहां हमारा बपौती हुआ, लेकिन यहां पर खाली हम रुक के बात कर सकते हैं कि कोई आदमी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ईईजेड समझ गए। उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, घरेलू सीमा समझ गए, संक्रामक जोन यानी कंटीजियस जोन समझ गए। अब एक चीज और, जो श्रीलंका वगैरह का मछुआरा है, सुनते होंगे कि भारत में धरा गया, या फिर आपका पाकिस्तान वगैरह का मछुआरा है, सुनते होंगे कि भारत में धरा गया। भारत का मछुआरा है जो पाकिस्तान में धरा गया, आपका श्रीलंका में धरा गया, तो समुद्र में बाउंड्री सीमा रेखा नहीं ना है। यहां पर मान लिया कि इंडिया का सीमा हो गया, तो यहां पर घरेलू सीमा जान रहा है और यहां पर से देखित रहता है कि हमारे एरिया में कोई आया का, चूंकि उस सीमा का निर्धारण समुद्र में नहीं किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारा कंटीजियस जोन में कोई आएगा, वो कॉलर पकड़ के लिए आवेंगे, और हमहू किसी का कंटीजियस जोन में जाएंगे तो हमरो कॉलर पकड़ के लेके चल जाएगा। तो यही हुआ मुख्य रूप से आपका भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा और आपका कंटीजियस जोन, और आपका जो हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको ईईजेड कहते हैं, जो आपका घरेलू सीमा नहीं, ये गलत लिख दिए थे, ये जो है आपका ईईजेड जो होता है वो भौगोलिक सीमा प्लस 200 नॉटिकल माइल होता है। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मिस्टेक से लिखा गया था, ध्यान नहीं रहा। मतलब भौगोलिक सीमा ई हो गया, रेड वाला जो आप देख रहे हैं, उसके बाद में ई जो एरिया हो गया इतना आपका, ये हो गया आपका घरेलू सीमा, और ये वाला जो एरिया आपका हो गया, ये हो गया आपका कंटीजियस जोन, और ये वाला एरिया आपका हो गया जो हो गया ईईजेड। मतलब भौगोलिक सीमा कौन हुआ, जो धरती से मट्टी लगल है और जस्ट वहां से समुद्र शुरू हो जाता है, तब उस सीमा घरेलू सीमा में आएगा। मतलब भौगोलिक सीमा प्लस 12 नॉटिकल माइल हो गया आपका घरेलू सीमा, मतलब हो गया भौगोलिक सीमा प्लस 12 नॉटिकल माइल। उसके बाद कंटीजियस जोन हो गया भौगोलिक सीमा प्लस 12 नॉटिकल माइल प्लस 12 नॉटिकल माइल। यानी कह लीजिए कि घरेलू सीमा में अगर 12 नॉटिकल माइल जोड़ दीजिएगा तो हमारा कंटीजियस जोन हो जाएगा, और अनन्य आर्थिक जोन का मतलब होगा भौगोलिक सीमा और प्लस 200 नॉटिकल माइल। मतलब अगर हम चलेंगे लेके आपका कंटीजियस जोन से, तो वहां से 176 नॉटिकल माइल पड़ेगा। यहां से अगर हम लेके चलेंगे तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, यानी 176 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 7 188 नॉटिकल माइल। ठीक है ना? मतलब घरेलू सीमा से अगर हम चलते हैं तो वहां से कंटीजियस जोन कितना पड़ेगा, तो वहां से हमारा 188 नॉटिकल माइल का एरिया पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं कंटीजियस जोन से कितना एरिया पड़ेगा, तो वहां से हमारा पड़ेगा 176 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे वाला वीडियो में। राष्ट्रीय आय का थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आता है, परेशानी होता है, तो फिर से हमसे दोबारा पूछिएगा, दोबारा बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय।